नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और सबसे बड़ी खबर आज की यही है, उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में कैसे बिजनौर में ओवैसी ने सवाल दागा किसके ऊपर? राहुल गांधी के ऊपर, हिंदू और हिंदुत्व के मसले को लेकर। तो बिजनौर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि बताओ अच्छा हिंदू कौन है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को उठाया और राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। 12 दिसंबर को जयपुर में हुई कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने भारत को हिंदुओं का देश बताते हुए हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा दी थी। उनके इस बयान के फौरन बाद ओवैसी ने ट्वीट कर उन पर हमला बोला था और कल बिजनौर की रैली में एक बार फिर उन पर निशाना साधा ओवैसी ने। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे ओवैसी ने निशाना साधने के दौरान क्या कटाक्ष किया और कैसे बाबरी का भी जिक्र आ चुका है उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में। माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार की थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हसीन पूरा हुआ तुम्हारा वजीर और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। और इस वक्त हमारे साथ अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु जी, मुझे आपसे ये समझना है कि सवाल राहुल गांधी ने उठाया बीजेपी को लेकर, सवाल पूछा बीजेपी से, लेकिन ओवैसी चुनावी माहौल में आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बाबरी तक का जिक्र आ रहा है। आप लोग ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात नहीं करना चाहती। वो चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो, इसलिए सिर्फ 4.5 साल की कोई उपलब्धि बीजेपी नहीं बताती है। धर्म और जात पर डिबेट करते हैं, बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने उसी बात को लेकर परिभाषा समझाई है और जो कहा है बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ओवैसी जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने एक पैकेज ले रखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में उनको फायदा पहुंचाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको डिरेल करके सिर्फ उस पर बात हो जो बीजेपी करना चाह रही, तो इसीलिए ओवैसी जी कर रहे हैं। उनकी कोई उत्तर प्रदेश में उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन जिस पैकेज का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं भी हालिया चुनाव का जिक्र करना चाहती हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और आपने देखा कि वहां ओवैसी किस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये बी टीम वाले लहजे को फिर से दोहरा रहे हैं तो शायद ये गलत होगा। आप देखिए ना, बी टीम बनकर ही काम कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में अब कोई सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि ओवैसी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। जब प्रदेश में बेटियों को जलाया गया, कभी उन्होंने बीजेपी पर सवाल नहीं खड़ा किया। प्रदेश में जब नौजवानों पर लाठियां चली, पेपर लीक हुए, तब भी बात नहीं की। अब वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है, प्रदेश की जनता सब जानती है। कांग्रेस पार्टी पिछले 4.5 साल से लगातार इस सरकार को घेर रही है, नौजवानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं पर अत्याचार पर। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अगर बीजेपी इस मामले को लेकर नाराज होती है, बीजेपी आप पर कटाक्ष करती है तो समझ में आता है, लेकिन जब ओवैसी आपसे सवाल पूछने लगे तो क्या माना जाए कि जिस मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश आप लोग भी करते हैं और ओवैसी तो करते ही करते हैं, तो क्या उनको भी एक खतरा है कांग्रेस पार्टी से कि उनके वोट बैंक में आप न सिंधमारी कर ले? देखिए, अब यही बात है, विपक्ष हमेशा जनता की आवाज बनकर सरकार से सवाल करता है, लेकिन ओवैसी जी कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। अब वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। वो उन लोगों से सवाल नहीं करते जो मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, जो सीए एनआरसी थोपना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है ना कि हमेशा कांग्रेस से ही सवाल करना,
कांग्रेस से बात करना ये आदत बन चुकी, लेकिन इससे कुछ इनका फायदा नहीं होने वाला। अंशु जी, इस वक्त हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी है। सहूलियत होगी आपको, क्योंकि बीजेपी पर ही आपने हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाया था। तो राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पिछले बार आपको कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं मिल पाए थे, इस बार अंशु अवस्थी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आप जो कह रहे थे कि विकास के मुद्दों से ये डिरेल हो रहे हैं, क्या वाकई यही सच्चाई है? देखिए, विकास के मुद्दे से डेरेल करने का प्रयास लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल आज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने दशकों के काम पूरे करने का काम किया। जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे पिछले 30 सालों से लगातार मर रहे थे, 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन पिछले किसी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती रही। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौतों की संख्या को समाप्त करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में जहां पहले 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे इंटरनेशनल, वहां आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। आज 11 उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन गए हैं। एक एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में तो आपकी बातें हैं, कांग्रेस पार्टी शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, यही वजह है कि वो लोग बार बार आप पे सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल अब एक बार फिर से आपको लेकर, ओवैसी को लेकर सवाल है। सीधे सीधे अंशु अवस्थी ने कहा है कि एक पैकेज मिला है, एक डील हुई है कांग्रेस, ओवैसी और बीजेपी में, क्या यही सच्चाई है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की भाषा सुनिए आप, समाजवादी पार्टी की भाषा सुनिए, बसपा की भाषा सुनिए और कांग्रेस की भाषा सुनिए। ये सारे राजनीतिक दल एक सुर में लगातार कैसे मुसलमानों के वोटों को एक साथ एकजुट किया जा सके, कैसे हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा सके, कैसे पूरे चुनाव को इसका जवाब आपसे चाहिए मोड़ा जा सके। अंशु जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ? अंशु ये चले गए होंगे, अब इनके पास सवाल का जवाब नहीं होगा, ये इसीलिए भाग गए होंगे। जी बताइए। वो राकेश त्रिपाठी आप पे सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, फायदा उठाने के लिए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अब क्या जवाब देंगे आप? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञाएं की हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। हम उन्हीं प्रतिज्ञाओं के और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, ओवैसी और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जितने भी लोग हैं सब गठबंधन कर लें। बीजेपी उसी वनवास में जा रही है जहां 2017 से पहले 50 सीटों से नीचे थी। इस बीच राकेश त्रिपाठी और अंशु अवस्थी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा दूं कि ओवैसी के हमले के बाद राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनन्य होता है। हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान है। ये दरअसल जब उन्होंने फर्क समझाया पहले चुनावी एक मंच से, जयपुर की एक रैली से, उसके बाद बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके अपनी बातें रखी है। राकेश त्रिपाठी, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझा रहे हैं राहुल गांधी। क्या ये सहूलियत की राजनीति है? क्या ये सहूलियत की सियासत है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इस वक्त हम हिंदू और हिंदुत्व के मसले पर बातचीत करें? बारे में जानते हैं ना, हिंदुत्व हिंदी शब्द के बारे में जानते हैं। इन्हें हिंदू और हिंदुत्व के बीच में किस प्रकार से रेखा और खींचनी है, किस प्रकार से भेद उत्पन्न करना है, जबकि व्यक्ति का जिस प्रकार का व्यक्तित्व होगा हिंदू का उसी प्रकार का हिंदुत्व होगा। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आती है? ये बात राहुल गांधी जी को किसी अच्छे ट्यूटर को अपने साथ लगाना चाहिए जो इनको ट्यूशन पढ़ा सके, अच्छी बातें समझा सके। ये इस समय इतने वामपंथियों के प्रभाव में है, बदहवासी में आकर के लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और ये जितना हिंदुओं को अपमानित करेंगे उतना अंशु अवस्थी और राकेश त्रिपाठी, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन आगे भी कांग्रेस पार्टी के लीडर से मैं समझूंगी कि वाकई क्या राहुल गांधी को जरूरत है कि वो ट्यूशन पढ़े हिंदुत्ववाद के मसले को लेकर। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू वो नहीं जो चुनाव आते ही कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले। 12 दिसंबर को जयपुर में हुई रैली के दौरान जो राहुल गांधी ने कहा था उसी का ये पलटवार है कि हिंदू कभी अपनी जननी के टुकड़े होने की बात नहीं कहेगा। हिंदू कभी जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो अपनी सेना से प्रश्न नहीं करेगा, प्रमाण नहीं मांगेगा। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले। हिंदू वो है जो गरीब के घर में उज्ज्वला का आशीर्वाद दे, वो है जो सड़क का निर्माण करवाए तो उस पर हर धर्म, हर पंथ, हर जाति के लोग एक संग मिलकर चले, वो है।
फिलहाल आप केंद्रीय मंत्री को सुन रहे थे, लेकिन 12 दिसंबर को जयपुर में हुई उस रैली में क्या हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की महंगाई वाली रैली थी और इसी रैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर क्या कुछ कहा, इससे पहले आप सुनिए। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदू सत्य को ढूंढता है, अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। और राहुल गांधी के इसी बयान के बाद हमले बढ़े तो कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद दलवी सामने आए और उन्होंने ओवैसी के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी है जो एक समुदाय की बात करती है, ओवैसी साहब दूसरे समुदाय की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ओवैसी साहब वो बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और चूंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि ओवैसी साहब उसको पोलराइज करके उसे न्यूट्रलाइज कर दें। और इस वक्त हम आपको पश्चिम बंगाल की खबर बताएंगे, जहां कोलकाता नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर है। बीजेपी ने एक दिन पहले हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर धांधली करने का आरोप लगाया है और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के कई शहरों से ममता के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोलकाता की, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। ये 3 तस्वीरें और तीनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने भी धरना प्रदर्शन कोलकाता में हुआ। सिलीगुड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ यहां पे धरना प्रदर्शन होते रहा। उत्तर 24 परगना ये जिला है जहां पे कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहां पे उतरे सड़कों पर। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया है और राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय का विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि इस चुनाव में मतदान नहीं हुआ बल्कि वोट लूटे गए हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने कोर्ट में सबूत जमा करने की बात भी दोहराई है। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुनाव रद्द करने की अपील की है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी है। कोलकाता नगर निगम के लिए कुल 144 वार्डों में चुनाव हुए हैं और उसी चुनाव में धांधली का आरोप और आरोप के बाद सवाल ये कि चुनाव में गड़बड़ी, चुनाव को रद्द किया जाए। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नॉर्थ कोरिया का की ममता बनर्जी। क्या आप लोग रीपोलिंग का डिमांड कर रहे हैं? पूरा के पूरा चुनाव कैंसिल करना चाहिए, फुल चुनाव। अभी आप लोग गवर्नर जी के साथ, हम लोग का पास 1000 डॉक्यूमेंट है। जो धांधली किया, जो फेक वोटिंग किया। डोला सेन इस वक्त टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रही है। डोला जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता एक वक्त में आप ही के साथ रहे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं सीधे सीधे उत्तर कोरिया के तानाशाह से तुलना कर रहे हैं और चुनाव रद्द करने की मांग, आपकी प्रतिक्रिया? मेरे मुंह से वो बाद में चलाते। सुनिए, हम पीपल के ऊपर भरोसा करते हैं जी, और जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन की और कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश की जो सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास करते। तो इलेक्शन कमीशन है ना जी। तो इलेक्शन कमीशन अगर बोल देंगे तो बात हो गया।
लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नहीं बोले। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, तो बीजेपी वाले बोलेंगे तो वो क्या सर्वशक्तिमान है? बीजेपी जो बोलेंगे वही होगा? ये तो हो नहीं सकता। नहीं, ये तो तो हम सच डेमोक्रेसी के है। ऊपर ये विश्वास आपका करते कहना हैं, सच है कि निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूशन के आयोग को ही ऊपर तय विश्वास करना है करते कि हैं, चुनाव के ऊपर रद्द हो विश्वास या करते नहीं हो। लेकिन डोला जी, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखती है ना कि कोई भी चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में खूनी संघर्ष आम बात है। अब आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यूज 18 बांग्ला बीजेपी ना बन जाए। हम आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मीडिया की तरह डोला जी, मैं 2 महीने गुजार के आई हूँ विधानसभा चुनाव के दौरान, और चप्पे चप्पे पे हमने देखा है कि वहां पे क्या हुआ। उसके बाद कोर्ट की फटकार लगी। आप कैसे भूल रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं कोर्ट की बात और पोल की नहीं थी। आप ठीक ढंग से देखिए सुप्रीम कोर्ट में किसका बात हो रहा था। पोल वाला नहीं था सुप्रीम कोर्ट वाला बात। कभी ये बात नहीं आया। ये सोचिए प्लीज कि पश्चिम बंगाल में एमएलए इलेक्शन पे 2021 पे 50% वोट मिला। ठीक है, मैं आपकी बात ही मान लेती हूँ कि वहां पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप बताइए तो बीजेपी जो ये धरना प्रदर्शन अलग अलग जिलों में कर रही है, तो आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? क्या अगर बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव में धांधली को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, तो टीएमसी का स्टैंड क्या है? हम बोलेंगे कि हम पीपल के ऊपर भरोसा करते। हमारे भी स्टैंड था, कोई गड़बड़ी होने से हम भी पार्टी की तरफ से व्यवस्था लेते, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए, बीजेपी को नहीं। बीजेपी कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। वो हार जा रहा है तो एक्यूज करेगा ही, उसमें क्या जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन है, हम उसके ऊपर भरोसा करते। चलिए, हमें भी इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कोलकाता के अलावा दूसरी जगहों से भी प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। सिलीगुड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से वहां जाम की स्थिति हो गई। प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि पुलिस के सामने भी चुनौती थी कि आम लोगों के सामने कोई दिक्कतें ना आए। ये पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, बल्कि उत्तर 24 परगना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर 24 परगना के, पश्चिम बंगाल के एक जिले उत्तर 24 परगना के, और इससे पहले कोलकाता और सिलीगुड़ी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। बीजेपी के कोलकाता नगर निगम चुनाव में धांधली के आरोपों पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। टीएमसी ने नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा किया और बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। से हो रहा है, हमारे वेदर भी ऐसी है, ठंडा भी है और धूप भी है। सवेरे थोड़ा हवा चल रही थी, इसलिए परसेंटेज कम हुआ। अभी आदमी इंसान निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं। हमें ये उपलब्धि है जो ये वोट नहीं, एक उत्सव मना रहे हैं। हमारे आम जो वोटर है वो एक उत्सव मना रहे हैं, आनंद के साथ आदमी वोट दे रहे हैं। बीजेपी धरना में कहाँ बैठेगा भाई, बीजेपी का आदमी नहीं है धरना में बैठने वाला। 2-4 ठो जो है इलेक्शन कमीशन के सामने हमने बैठेंगे, शुभेंदु अधिकारी जी, जिसको लेना बीजेपी का सबसे बड़ा भूल था। कोलकाता नगर निगम चुनाव पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये निराशाजनक है कि ममता बनर्जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ मारपीट करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। जब शुभेंदु अधिकारी राज्य चुनाव आयोग का दौरा कर रहे हैं, कोलकाता चुनाव आयोग में बड़े स्तर पर धांधली की खबरें और अब प्रशासन का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये जेपी नड्डा का ट्वीट है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इससे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर चुनाव में धांधली गड़बड़ी करने को लेकर आरोप लगाया था। अमित मालवीय ने ट्वीट करके एक वीडियो जारी करते हुए लिखा और आरोप लगाया कि कोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन टीएमसी के लोगों ने उन पर स्टिकर चिपका दिया, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसके बाद अमित मालवीय ने राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना भी ट्वीट की,
ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चुनाव के एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर 2021 को राज्य चुनाव ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जेड सुरक्षा प्राप्त लोगों को बूथ के अंदर सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को ले जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन 26 नवंबर 2021 के आदेश में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो एक दिन पहले हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान कई जगहों पर बमबाजी की खबरें भी सामने आ चुकी थी। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें ही बताएगी कि वहां पे क्या माहौल बना हुआ था। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 19 दिसंबर 2021 की। पहली तस्वीर कोलकाता के मानिक तल्ला इलाके की है। वहां एक पोलिंग बूथ के बगल में 2 देसी बम फेंके गए, यानी किस तरीके से वहां माहौल बना रहा और चुनाव में धांधली और लोगों में खौफ भरने के लिए क्या कदम उठाए गए, बमबाजी का सहारा लिया गया, ये हम आपको बड़ी बातें इस वक्त बता रहे हैं। तो वोटिंग के दौरान हिंसा और बवाल सामने आया। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने इस मामले पे, हालांकि टीएमसी के नेता अभी भी इस मामले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है ये बार बार आप इससे रूबरू होते हैं कि जब भी वहां पे चुनाव हो माहौल इतना ही खराब होता है, चाहे वो चुनाव कोई भी लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर निकाय चुनाव हो। एक बार फिर आपके सामने ये तस्वीरें हैं बताने के लिए। और सर्दी के सितम की हम बात कर लें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली समेत दूसरे पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली शहर में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद से हर तरफ बर्फ की चादर बिछी दिख रही है। क्रिसमस से पहले मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी की वजह से वहां दूर दूर तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई पड़ी। वहीं इस बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसके बाद वहां सड़क पर कई गाड़ियां भी इस बर्फबारी में फंसी हुई नजर आई। तो ये मनाली की तस्वीरें, जहां पे लोग अभी दिसंबर का ये आखिरी हफ्ता और इसमें लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम की ये पहली बर्फबारी और इसका लुत्फ उठाते सैलानी आपको दिख रहे हैं। ये फिलहाल हम मनाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड एक तरफ है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, लोग जाकर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मनाली में बर्फबारी की तस्वीरें, लेकिन बर्फबारी इतनी कि कई गाड़ियां फंस गई और सैलानी बेहद परेशान भी हुए। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है। ऐसे में जहां पूरा उत्तर भारत इसमें जो है ठंड की चपेट में आ चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश का पर्यटन नगरी मनाली से जो जिला लाहौल स्पीति, यहाँ पर जो ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। अगर मैं इसमें की बात करूं तो इसमें मैं खड़ा हूं लाहौल स्पीति जिला के सिसु में, और यहाँ पर अगर मैं तापमान की इसमें बात करूं तो यहाँ पर जो तापमान इसमें जो है माइनस में जो यहाँ पर चल रहा है। मैं सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं किस तरह जो है यहाँ पर जो सिसु लेक थी वो किस तरह जो यहाँ पर जो है जम चुकी है। हालांकि पूरी की पूरी जो ये झील थी, इसने जो हम यहाँ पर जो एक जो बर्फ का रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया। आप इनसे अंदेशा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड यहाँ पर है। हालांकि जिस तरह जो है कश्मीर में डल लेक जो है सर्दियों के दिनों में जम जाती है, तो उसी तरह जो है सिसु जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर भी जो ये झील इसमें जो है पूरी तरह से जम चुकी है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो हालांकि रात के समय जो तापमान यहाँ पर जो काफी माइनस में जा रहा है। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी आप देखते हैं कि यहाँ पर जो तापमान है वो -8 के करीब जो है, -8 डिग्री के करीब जो यहाँ का जो तापमान वो जो है यहाँ पर अभी भी देखा जा सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ठंड जो है यहाँ पर होती होगी। अगर रात की बात करूं तो रात में जो तापमान यहाँ का जो -15 से लेकर जो -20 के बीच जो यहाँ पर इसमें जो है रात का तापमान जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा। हालांकि जिस तरह जो स्थानीय व्यक्ति है उन्हें खासकर दिक्कतों का काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि माइनस में तापमान होने के कारण यहाँ पर जो है बहने वाले नदी नाले वो भी यहाँ पर जो जमने लग पड़े। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत हो यहाँ पर लोगों को पीने के पानी की समस्या की आ रही है, और इसके साथ ही सड़कों पर भी जो है बहने वाला पानी जो काफी ज्यादा जो है जमता जा रहा है। ऐसे में जो वाहन है उनको भी जो अपने वाहन चालकों को भी जो अपने वाहनों को चलाने में जो है काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा। और प्रशासन के द्वारा भी सभी लोगों से जो यहाँ पर अपील की जा रही है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करे, और जो है आजकल सर्दियों के दिनों में खासकर जो भी वाहन जो है जो सिसु या फिर जो लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं वे वाहन चालक जो अपने वाहनों को सावधानी पूर्वक यहाँ पर जो है चलाएं। वेदर तो बहुत ठंडा है। जैसे जिस दिन वेदर क्लियर रहेगा उस दिन तो ज़्यादा ठंड होती है। जैसे मैं यहीं सोता हूँ ना रात को टेंट में, तो आई थिंक -20 तक चला जाता है कई बार। तो
तो नॉर्मल तो मतलब -10 और 20 के बीच में चल ही रहा है। अब थोड़ा क्लाउडी है तो फिर थोड़ा सा मतलब कम है, फिर भी -10 और 15 के बीच में चल ही रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा नज़ारा है जैसे डल लेक का आप देखोगे, फ्रोजन रिवर, पूरे माउंटेन्स, पूरा वाइट स्नो। मेरे को मतलब यहाँ से डल लेक की भी याद आ रही है, एग्जैक्ट रेप्लिका है यहाँ का। थोड़ा तो प्रिपेयर होके आई थी कि ठंड ठीक है झेल लेंगे, आने के बाद लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थ्रिलिंग है तो मज़े आ रहे हैं। मनाली में बर्फबारी शुरू होते ही सैलानी होटल से निकलकर मॉल रोड पर आ चुके हैं और आसमान से गिर रही बर्फ के बीच मस्ती करते हुए नजर आए। बर्फबारी ने सैलानियों की मन की मुराद पूरी कर दी है। इस दौरान वहां सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आई, जिसके बाद मनाली प्रशासन ने लोगों से संभलकर गाड़ी चलाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पर्यटकों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, लिहाजा सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बर्फ़ जब गिर जाती है तो रास्ते बंद भी हो रहे हैं और डे टाइम में अगर रास्ता थ्रू है तो रात के वक्त जो है आइसिंग भी हो रही है। तो हम जो भी हमें जो बेस्ट पॉसिबल लगता है हम उस हिसाब से निर्णय ले रही हैं। स्पॉट पर ही जाकर हम डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इसमें लोकल लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो जो है जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स होते हैं उनको अडॉप्ट करें। उत्तराखंड का भी हाल यही है, वहां भी ठंड हाड़ कपाने वाली है और ठंड पड़ने से लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। चमोली में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से वहां दूर दूर तक बर्फ की बर्फी नजर आई। कड़ाके की ठंड की वजह से पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जम चुकी हैं। उत्तरकाशी में बड़ानी से गंगोत्री तक कई स्थानों पर झरने और नाले जम चुके हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं। देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क चुका है और लोग ठंड से बेहद परेशान दिख रहे हैं। और यही हाल लद्दाख में भी है। लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये इलाका भारत के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। यहाँ दिन में औसत तापमान -17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंड की वजह से वहां पीने के पानी की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि तापमान माइनस में होने की वजह से वहां पानी जमा हो चुका है, जिसके लिए पानी के पाइप को गर्म करना पड़ता है। वहीं कई जगहों पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है। नदी में पानी जमने लगा है, जिसके बाद वहां आइस स्केटिंग के शौकीन नजर आने लगे हैं, जो लद्दाख में पसंदीदा खेल भी और करीब करीब पूरे लद्दाख में आइस स्केटिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने। लेह में शीतलहर जमने लगी है, नदी आइस स्केटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच हम परेशानियों का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि पानी जमने की वजह से लोगों को पीने की पानी के लिए किल्लतें हो रही है, वहां परेशानियां हो रही है और उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए जा रहे हैं। बर्फ गिरेगा तो यहाँ -28 से 32 तक चला जाता है। उस सूरत में हमारे यहाँ लोगों के लिए केरोसिन ऑयल का बंदोबस्त इतना नहीं है जो पहले होता था। आजकल यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी -15 है, तो कल 2 दिन पहले -21 तक भी टेम्परेचर गया था। अभी कहते हैं कि 21 दिसंबर के बाद ज़्यादा ठंड होगा। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में गलन वाली सर्दी बढ़ चुकी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग कांपने को मजबूर दिखे। राजस्थान में ठंड किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फसलों पर बर्फ जम चुकी है और इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान में आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पारा लुढ़कने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए राजस्थान के कुछ जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि बेसहारा और गरीब लोगों को ठंड के सितम से बचाया जा सके। ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां आप ठंड का सितम देखिए और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ये मैदानी इलाके भी ठंड की चपेट में हैं। पांच राज्य 690 सीट।